क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं आश्रय पाराशर और आप सभी लोग कर रहे थे यूपीएसआई की रीजनिंग का रिवीजन। दोस्तों, हम लोग जो है टॉपिक करते जा रहे हैं, साथ ही साथ मॉक प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जो मॉक प्रैक्टिस स्टार्ट की थी उसके 16 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए थे। इनपुट आउटपुट का हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और उसी के आगे हम लोग आज बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो था, हम लोगों ने इनपुट आउटपुट की ये मशीन देखी थी और इस मशीन में हमने समझा था कि जो पहला वाला यहाँ पे जो था, यहाँ पे लग रहा था अरेंजमेंट मेथड, मतलब जिसको उठा के रखा गया वो अपनी जगह पे फिक्स कर दिया गया। तो हम लोग अरेंजमेंट मेथड पढ़ रहे थे। इस तरफ अरेंजमेंट हो रहा था, एक स्टेप में नंबर उठ के इस तरफ आ रही थी, सबसे बड़ी नंबर और सेट हो जा रही थी, और अगले स्टेप में सबसे छोटा लेटर लास्ट में जा रहा था और वो जाके शिफ्ट हो रहा था। जैसे क्लाउड गया तो जैसे हम लोगों ने इस वाले में एज इट इज रहा, फिर क्लाउड यहाँ खिसक के आया, फिर यहाँ पे रहा, फिर आगे और खिसक गया, फिर यहाँ पे रहा, आगे खिसक गया। मतलब हर एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप छोटा लेटर पीछे उठ के जा रहा था। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वहां पे हमारे पास लिख के आया था बार्क 31, विंड 23 पौंड। लिख लेते हैं इसको एक बार। बार्क 31, 23, बार्क 31, विंड 23, तो बार्क 31, विंड 23, और आगे लिखा था पौंड 82, गॉट 65, पौंड 82, गॉट 65, और फिर लिखा हुआ था जंगल 97, स्वयं 43, जंगल 97, स्वयं 43। ये था इनका इनपुट। इस पे हमें वही मेथड लगाना है, और जब वो मेथड आप लगाओगे तो क्या होगा, हर स्टेप में अलग अलग एक ही एलिमेंट पे काम हो रहा था। इन्होंने पूछा कि 9 का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन करता है, यानी स्टेप नंबर 9 कौन सा है। तो सबसे पहले स्टेप में सबसे बड़ा नंबर उठना था और सबसे बड़ा नंबर उठ के लेफ्ट पे गया था, तो 1L पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या हुआ था, सबसे छोटा लेटर उठा था और सबसे छोटा लेटर जो था वो था B, और ये उठ के चला गया था कहाँ, सबसे लास्ट पे, तो 2R दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में फिर 97 से छोटा नंबर यानी 82 उठना था, तो 3L तीसरे स्टेप में, यानी लेफ्ट पे जाएगा उठ के तीसरे स्टेप में 3L। और अगले चौथे स्टेप में इससे बड़ा लेटर कौन सा है, तो इससे बड़ा लेटर J है, तो J जाएगा पीछे की तरफ यानी राइट पे, तो चौथा स्टेप 4R। पांचवें स्टेप में 82 से छोटी संख्या यानी 65 उठेगी, तो 5L। और फिर J से बड़ा लेटर क्या होगा, J के LMNOP, अच्छा सॉरी G उठना था, G पहले उठेगा फिर H फिर J जाएगा, G से पहले J आता है तो 4R पे G होगा। तो अब कौन आएगा, तो 5L के बाद 6R आएगा, J। अब इसके बाद फिर कौन सी नंबर उठेगी, तो 65 से छोटी नंबर 43 हमें दिख रही है, तो ये क्या कौन होगा, तो ये होगा 7L, लेफ्ट पे जाएगा। उसके बाद फिर J से बड़ा लेटर, तो J से बड़ा लेटर P है यहाँ पे, तो P उठेगा तो 8R। और अब 43 से छोटी संख्या और वो 31 है, तो 31 जो है वो सबसे आगे लगी हुई है, तो 31 ऑटो अरेंज हो जाएगी, मतलब ये अपनी जगह पे सेट है। तो जब ये ऑटो अरेंज है यानी 31 वाले पे कोई काम हमें नहीं करना पड़ेगा। तो पहले इतना लिख लेते हैं हम लोग, 8 स्टेप वाली कहानी लिख लेते हैं। जो लेफ्ट पे आएंगे वो एज इट इज ऐसे सेट होंगे, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, सॉरी 1, 3, 5 और 7, ये आएंगे इस तरफ, और उस तरफ जो जाएगा वो अंदर की तरफ घुसते हुए चला जा रहा होगा, यानी कि पहले आएगा 2R, फिर 4R, फिर 6R, फिर 8R। ये होगा आपका 8वां स्टेप। लिख लेते हैं। 1L पे कौन है जी, तो 1L पे हमारा 97, 3L पे कौन है 82, 5L पे कौन है
तो 5L पे है 65, 7L पे कौन है 43, और यहां पे आ जाओ तो 2R पे कौन है, तो बॉय सॉरी बार्क यानी बी, 4R पे कौन है जी, तो जी, 6R पे कौन है, तो 6R पे हमें जे दिख रहा है, और 8R पे दिख रहा है पी। यानी 8वां स्टेप ये है। तो 90 स्टेप में जो भी चीज आएगी वो यहाँ पे लगेगी, यानी 90 स्टेप में यहाँ पे 31 हो रहा होगा, और अगला जो स्टेप होगा उसमें जो पीछे वैल्यू जाएगी वो सबसे पीछे जो जाएगा पी के बाद कौन उठ के जाएगा, तो एस जाएगा, तो एस लास्ट में लगेगा। चलो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, 97 82 65 43 31, 97 82 65 43, 97 82 65 43 31, 97 82 65 43 31, यहां तक तो सब सेम है। पीछे आ जाते हैं। SPJGB, SPJGB यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। इसी में लगा है, बाकी किसी में नहीं है, क्योंकि लास्ट में स्विम नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा डी। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि इसको पूरा हर एक स्टेप में सेट करते हुए चले जाते। सेट करते हुए कैसे चले जाते, तो आप पूरे स्टेप लिख लेते 9 तक, क्योंकि एक ही इनपुट दिया हुआ है सारे क्वेश्चन में। तो आप ऐसा कर सकते थे, हमने आपको सिखाया भी था कि आप पूरे स्टेप लिख लो, तो आपको फिर बाकी के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे इसको अगर लिखना चाहोगे तो स्टेप 1 में लिखोगे, पहले यहाँ पे एक वैल्यू रख लो, 97 रख लो, बाकी ऐसा ही लिख दो। दूसरे स्टेप में जाओगे तो बी को लास्ट में लिख दो, फिर ऐसे ही रख लो, और ऐसे लिखते चले जाओगे, तो वो भी आप कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनपुट यही है, चरण 11 में बाईं ओर से 5वां तत्व निम्न में से कौन सा होगा। अब इसने बोला चरण 12 में, सॉरी 11 में, तो 9वें चरण तक तो हम लोग पहुंच गए थे। 9वां चरण जो था हमारा वो क्या बन रहा था, तो 9वां चरण जो था वो आप बना चुके थे, यानी 9वां चरण क्या था, तो हम इसी ऑप्शन से उठा लेते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन, ये था हमारा 9वां चरण। अब 9वें चरण के बाद 10वें चरण पे जब आप जाओगे तो 10वें चरण में जो है इस तरफ क्या आना था, नंबर आना था, तो 23 तो अपनी जगह सेट है। अब उस तरफ क्या जाएगा, लेटर जाएगा, तो लेटर कौन जाएगा, तो विंड जाएगा, तो विंड जाएगा लास्ट में, 10वें चरण में लास्ट में विंड जाएगा, यानी कि विंड हमारा लास्ट में लग जाएगा। और उसने आपसे पूछा क्या है, इसने आपसे पूछा है कि 5वां तत्व निम्न में से कौन सा है बाईं ओर से, तो बाईं ओर से 5वां तो नंबर ही होगी ना, 1 2 3 4 5, 31 होगा, तो बाईं ओर से 5वां क्या हो जाएगा, 31। हमें 11 तक पहुंचना ही नहीं है, 5वां तो आ जाएगा बहुत जल्दी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31, 31। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। उसने पूछा इस व्यंजक के मुताबिक ए का एच से क्या संबंध है, तो एच से देखना है ए को, यहां से यहां देखना है, एच से ए को देखना है, बना लेते हैं। A@B, एट द रेट का मतलब है ए बी का पति है, ए बी का पति है। $C, डॉलर का मतलब है बी सी की माँ है, सी की माँ है, डॉलर का मतलब क्या है, बी सी की माँ है। C#D, हैश का मतलब है यहाँ पे, तो हैश देख लेते हैं, हैश का मतलब है सी डी का पिता है, सी पिता है किसका, डी का। D% के, परसेंट का मतलब है डी क्यू की बेटी है, तो क्यू इसकी पत्नी होगी, तभी तो इसकी बेटी होगी डी। और उसके बाद लिखा है D% के, तो डी के की बेटी है, तो यहाँ पे कौन आएगा, के आएगा। $H, के एच की माँ है, तो एच भी इसके साथ ही आएगा। उसने पूछा है एच से क्या रिश्ता है ए का, तो अगर एच से ए को देखा जाए तो दादाजी इनके लगेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर। 2 जनरेशन ऊपर और 2 जनरेशन ऊपर एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, ग्रैंडफादर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 457 238, अब 3 अंकों की संख्या है और लगभग बराबर के आसपास है, तो सबसे पहला काम इनके डिजिट को जोड़ लेते हैं। 7 5 12 4 16, 8 2 10 3 13, ये 16 और ये 13, 3 कम, 6 3 9 9 और 1 10 6 16, 16 में से 3 कम करोगे तो 13 आना चाहिए इधर। 13 किसका होगा, तो 8 और 5 13, यही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज का क्वेश्चन है। 2 2 4 8 32। अब अगर यहां पे देखा जाए तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 4 32, 32 गुणा 8 256। तो इन दोनों का गुणा करोगे तो अगली संख्या आएगी, तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा, यानी 2 9 1 8 1 9 2। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आसान था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे, सीरीज है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। लेटर सीरीज के क्वेश्चन में जब हम जाएंगे तो सीधे नंबर लिखना शुरू करते हैं। 10 11 3, 12 9 6, 14 7 9, और ये पूछ रहा है 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 का मतलब पी। 11 में से 2 गया, फिर 2 गया, फिर 2 गया तो 5 बचेगा, 5 का मतलब ई। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 का मतलब एल, तो पी ई एल। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 23, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए हुए विकल्पों से भिन्न है। तो इसने लिखा है हीना। एक इन्होंने वर्ड लिखा हुआ है और इस वर्ड में उन्होंने ये लिख के दिया है कि इसमें कोई एक आंसर भिन्न है। चलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, हम लोगों ने जो पिछला क्वेश्चन किया था वो क्या था, ये वाला क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हीना उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों से भिन्न है, यानी इनसे भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पे H को लिख रहा है 1, E को लिख रहा है 2, N को 3 और A को 4, और वो कह रहा है इनमें से अलग कौन सा है। तो 1 2 3 4, यानी कि अगर हम देखें इनमें अलग कौन सा है तो HENA, ये दोनों वॉवेल हैं और ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अब अलग कौन होगा, तो भाई E2 A4, क्या इनसे कोई लॉजिक लगाया जा सकता है। तो H भी एक स्क्वायर नंबर है और A भी एक स्क्वायर नंबर है। E और N, अगर हम देखें तो E और N में क्या अलग है, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा। यानी कि अगर हम डायरेक्ट इस लॉजिक पे जाएं, इसमें अलग, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि और कोई इसमें लॉजिक लगेगा नहीं। अगर हम इसको पूरा जोड़ भी लें तब भी ये लॉजिक नहीं लगेगा। 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 यानी कि 4, ये भी नहीं होगा। 4 2 6, 3 और 1 4, 6 और 4 2, यानी कि इसमें क्योंकि इवन और ऑड का भी फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, तो और कोई लॉजिक हम लोग इसमें नहीं लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ मिसिंग है, और वो एक चीज़ क्या है, एक और बॉक्स ऐसा ही होना चाहिए था जहाँ पे हम ये कह सकते थे कि एक डिफरेंट है। और डिफरेंट क्या हो सकता है, इसको देख लीजिए एक बार। HENA, HENA, एक लॉजिक इसमें हो सकता है कि ये कितनी रेखाओं से बनता है H, 1 2 3 रेखाओं से। 1 2 3 4, ये बनता है 4 रेखाओं से, ये बनता है 3 रेखाओं से, और ये भी बनता है 3 रेखाओं से, तो 2 अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। E बनता है 4 रेखाओं से, बाकी के बन रहे हैं 3 रेखाओं से। बड़ा ही डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन, क्या हमें उच्च माध्यमिक स्तर तक छात्रों के लिए परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। तो हाँ, परीक्षाओं के कारण कई छात्र आत्महत्या करते हैं, नहीं शिक्षा के लिए परीक्षा महत्वपूर्ण है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, तर्क मजबूत दूसरा वाला है। परीक्षा के कारण अगर छात्र आत्महत्या करते हैं तो परीक्षाएं बंद थोड़ी कर दी जाएंगी, यानी कि ये क्या होगा, आपका करेक्ट तर्क होगा। तर्क में मैं आपको बता चुका हूं कि तर्क का मतलब हाँ या नहीं से नहीं होता। क्या आप क्या सोच रहे हो, तर्क का मतलब पीछे जो बात कही गई है वो किस में मजबूत है, बस वो देखना होता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं।
सीरीज का क्वेश्चन है 2, 3, 5, 9, 17 और 36। वो कह रहा है असंगत का पता लगाएं, यानी एक इनमें से कोई भी संख्या भिन्न है। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 8 17 और 17 और 16 होना चाहिए। 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 17 और 16 कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए था 33 और यहाँ पे लिखा हुआ है 36, तो सी असंगत है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों से भिन्न है। डायमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, गॉट, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर, तो यानी कि यहाँ पे ये मिलीमीटर है, तो अलग क्या है? ये है, ये मात्रक नहीं है, बाकी तीन क्या है? मात्रक है, यूनिट है, तो डायमीटर अलग होगा। इनमें देखते हैं उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों से। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये भी मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी मेमोरी है। माइक्रो प्रोसेसर और डिस्क ऑपरेटिंग डॉस, तो ये माइक्रो प्रोसेसर, डॉस और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब कंप्यूटर में इनबिल्ट होते हैं, लेकिन ये अलग से लगाई जाती है। कौन? फ्लॉपी ड्राइव, तो ये अलग होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, इन्होंने बोला है विच इज, जो पश्चिम की तरफ 40 मीटर चलता है फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है 35 मीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर और किस दिशा में है? तो वैसे तो मुझे क्वेश्चन में तो थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। विच इज 40 मीटर, 40 मीटर जो है पश्चिम की तरफ कुछ चलता है, 40 मीटर पश्चिम की तरफ चला, उसके बाद फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, तो 35 चला दाहिनी ओर मुड़ के, पहले यहाँ पे जा रहा था और फिर राइट मुड़ गया, फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, तो 40 तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी और 30 और आगे बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा दाहिने मुड़ के। उसके बाद फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, तो वापस यहाँ पे आ जाएगा 35 मीटर, ये बराबर है इसके। उसके बाद वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है? तो इस बिंदु से वो 30 मीटर दूर है और पूरब में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 मीटर दूर और पूरब में। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। उसकी बहन को अच्छी तरह, मतलब उसने ये कहा कि पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा सोनू का जन्मदिन किस हफ्ते के किस दिन में होता है। सोनू का जन्मदिन हफ्ते के किस दिन को होता है? तो उसकी बहन को अच्छी तरह याद है कि सोनू का जन्मदिन सोमवार के बाद आता है, लेकिन शुक्रवार से पहले। सोमवार के बाद और शुक्रवार के पहले काफी दिन है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, तो हम इससे कंफर्म नहीं कर सकते कि सोनू का जन्मदिन किस दिन है। उसके भाई को अच्छी तरह याद है कि सोनू का जन्मदिन बुधवार से पहले आता है, लेकिन रविवार के बाद। तो रविवार के बाद कौन कौन सा दिन है? सोमवार है, मंगल है और ठीक है, सोमवार और मंगल होगा। अब जरा बताओ, क्या इससे बता सकते हैं हम किस दिन होगा? नहीं बता सकते। इसमें क्या क्या आ रहा है? सोमवार और मंगल को हो सकता है, और इसमें क्या क्या आ रहा है? मंगल, बुध और बृहस्पति को हो सकता है, थर्सडे को। अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें, दोनों को एक ही क्वेश्चन का रूप बना ले, तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? ट्यूसडे। बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तो इसका जन्म किस दिन होगा? ट्यूसडे को होगा। तो अगर दोनों को मिला दें तो उत्तर दिया जा सकता है। तो आप क्या कहोगे कि दोनों कथनों में दिया डेटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। एक दिए गए महीने की 15वीं तिथि को कौन सा दिन है? कोई महीना है, उसकी 15 तारीख को कौन सा दिन है? महीने का अंतिम दिन बुधवार है। अब भैया अंतिम दिन 29 भी हो सकता है, 28 भी तारीख हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 31 हो सकती है। तो हम इससे नहीं बता सकते कि 15 तारीख क्या होगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता महीने का अंतिम दिन क्या है। महीने के तीसरे शनिवार को 17वीं तिथि पड़ती है। महीने का तीसरा शनिवार, यानी उसने ये बता दिया 17 तारीख को क्या है? 17 तारीख को सैटरडे है। और जब 17 तारीख को सैटरडे बता दिया तो 15 तारीख को हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि 2 दिन पहले का दिन होगा। तो दूसरे वाले से उत्तर दिया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पहले वाले से कुछ नहीं बता सकते। इसमें आ जाते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग यानी चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है। स्काई इज ब्लू को ये लिखा जाता है, रोज इज नाइस को ये लिखा जाता है, ब्लू कलर शर्ट को ये लिखा जाता है। ये हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं।
ब्लू का क्या अर्थ है? तो पहले ब्लू का हम लोग देखते हैं, तो ब्लू इसमें भी है और इसमें भी है। इन दोनों लाइन में ब्लू है, इन दोनों लाइन में कुछ और कॉमन है क्या? नहीं है। तो इन दोनों में एक कोड कॉमन होगा, वो कौन सा है? डॉलर। तो डॉलर किसका कोड होगा? ब्लू का कोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कह रहा है तस्वीर में एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए पांडिक्रीस कहता है। पांडिक्रीस कोई व्यक्ति होगा और एक तस्वीर में एक व्यक्ति यानी मैन की तरफ इशारा करते हुए कहता है उसकी बहन, तो डायग्राम यहां से शुरू होगा, यानी इसकी बहन में के पिता, तो इसकी बहन के पिता की एकमात्र बेटी, यानी ये मेरी, तो यहां पे आ गए मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। तो ये पर्सन कौन है? ये पर्सन। तो ये पांडिक्रीस ये हो सकता है। तो व्यक्ति का पांडिक्रीस से क्या संबंध है? तो व्यक्ति का पांडिक्रीस से अगर व्यक्ति को देखें तो वो उनका बेटा लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सन। भाई ये वाला पर्सन यही है, उसकी बेटी जो है वो मेरी बेटी है, तो यानी ये पांडिक्रीस हो सकता है। तो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तीसरे क्वेश्चन में पूर्वानुमान की बात की जा रही है। पूर्वानुमान में क्या कह रहा है? परी कंपनी का असली ताजा नारियल का केस तेल खरीदे, एक विज्ञापन था। तो विज्ञापन में मैंने आपको बताया था कि एडवर्टीजमेंट अट्रैक्शन के लिए होता है। कोई अन्य कंपनी ताजा नारियल के केस तेल का उत्पादन नहीं करती है, इससे ये सिद्ध नहीं होता। लोग विज्ञापन को पढ़ते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। दूसरा वाला सही है, यानी ये सोच के ये विज्ञापन लिखा होगा। तो आंसर क्या होगा? पूर्वानुमान दो अंतर्निहित है, पहला वाला गलत होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है एग्जीबिशन, EXHIBITION, और इसके लिए कोड किया जा रहा है VCSRYRGRLM। चलते हैं। तो 5, अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, एक ही बार में क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। यहां देखो सभी लोग, E का अपोजिट V, C का अपोजिट X, H का S, I का R, BY IR, GT रोड, IR इंडियन रेलवेज, LO लव, MN, सब अपोजिट लेटर लिख दिया गया है। तो इनके भी अपोजिट लिख लो। A का अपोजिट Z, S का H, फिर S का H, U का F, तो ZHF, M का N, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये दोनों बचे, और P का हो जाएगा K। तो इन दोनों में क्या आएगा आंसर? तो बी आंसर आ जाएगा, के होगा पी का अपोजिट। नेक्स्ट, क्यू ई का भाई है, तो क्यू भाई है किसका? ई का। वाई क्यू की बहन है, तो वाई बहन है किसकी? क्यू की। बी जी का भाई है, पता नहीं बी कहाँ है। जी ई की बेटी है, तो जी बेटी है, अब बना दो बी को, बी भाई है जी का। एन वाई का पिता है, तो एन वाई का पिता है, तो ऊपर आएगा एन पिता। बी का अंकल कौन है? तो बी का अंकल क्यू होगा, क्योंकि बी का ये माता या पिता होगी। इसका भाई कौन होगा? अंकल। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्यू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हो, क्वेश्चन नंबर 36। ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। सम डेयरी मिल्क इज चॉकलेट, सम चॉकलेट आर बिस्किट, नो डेयरी मिल्क इज चॉकलेट। कोई भी डेयरी मिल्क जो है वो चॉकलेट नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि कुछ डेयरी मिल्क चॉकलेट है, ये हमें स्टेटमेंट में ही बताया गया है, तो ये बात गलत है। एटलीस्ट सम चॉकलेट्स आर डेयरी मिल्क, कम से कम कुछ चॉकलेट डेयरी मिल्क हैं, तो ये वाली कैसी होगी? बात सही होगी। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। क्वेश्चन नंबर 37, वो कह रहा है कि एक शीट ले, उसको मोड़ दें, 3 बार दोहराए, यानी इस शीट को ऐसे मोड़ा गया, ठीक है, फिर इस शीट को ऐसे मोड़ा गया, ठीक है, और फिर इस शीट को ऐसे मोड़ा गया, तो ये एक आकृति ये वाली बन जाएगी। और इस पे जो है कट लगाया गया, ये, तो इस पे ये कट लगाया गया। कागज को खोलते समय कितने वर्ग बनेंगे? तो जब कागज को खोलोगे तो एक तो वर्ग बनेगा, ये जब यहाँ पे खोला जाएगा तो एक वर्ग यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यानी ये बनेगा कुछ इस तरीके से। ये ऐसा था, यहाँ पे एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है, एक वर्ग बना। अब क्या हुआ? इस कागज को खोला जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी कि यहाँ की तरफ। तो जब कागज यहाँ पे खोला जाएगा तो ये ऐसा बनेगा, यानी ये वर्ग जो पूरा आएगा वो यहाँ पे बन के आएगा। और अब इस कागज को खोला जाएगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे जब इस कागज को खोला जाएगा तो 2 वर्ग यहाँ पे बनेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे? 4 स्क्वायर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 विश्व कप में युवराज सिंह पूरी तैयारी के साथ थे और भारत ने मैच जीता, एक सत्य कथन है। कौन सा निष्कर्ष सही है? यदि पिछले एक दिवसीय मैच में युवराज पूरी तैयारी के साथ नहीं होता तो भारत मैच नहीं जीत पाता। भारत ने श्रृंखला जीती, भारत ने मैच नहीं जीता, विश्व कप में युवराज पूरी तैयारी के साथ था। अब इन चारों में से आपको निष्कर्ष बताना है कि उसका निष्कर्ष क्या निकला। जो बात ऊपर बताई जा रही है उस बात का निष्कर्ष क्या आया, बस वो ये पूछना चाह रहा है। मतलब अगर वो जो है तैयारी के साथ थे तो इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया, तो आंसर इसका जो होगा, तो डायरेक्ट जो लाइन ऊपर वाली नीचे लिख दी गई है फिर हम उसी को इसका निष्कर्ष मान लेंगे। ऊपर क्या लिखा था? युवराज सिंह विश्व कप में युवराज सिंह पूरी तैयारी के साथ थे और भारत ने मैच जीता। तो इसका आंसर क्या था कि 2011 विश्व कप में युवराज पूरी तैयारी के साथ था। बस यही इसका निष्कर्ष है, क्योंकि डायरेक्ट सीधे एज इट इज लाइन को पेस्ट इन्होंने कर दिया। आर्गुमेंट पे आ जाते हैं। शांति अभियानों में महिलाओं की बड़ी उपस्थिति होनी चाहिए। तो जितने भी पीस के जो भी मुहिम चल रही हैं उनमें वो कह रहा है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। हाँ, महिलाएं शांति मिशन में संवेदनशीलता लाती हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां महिलाएं और बच्चे मानव अधिकारों के उल्लंघन के शिकार होते हैं। तो ये बात तो तर्क तो सही है, मजबूत है। उसके बाद कह रहा है वर्दी में महिला अन्य महिलाओं और लड़कियों के लिए एक अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में कार्य करती है। ये नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इससे नहीं कह सकते कि वो वर्दी में अगर महिला होगी तो लोग बात सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तर्क एक मजबूत है, पहला वाला मजबूत होगा। क्वेश्चन नंबर 40 और आखिरी क्वेश्चन इसका, 2, 4, 36, 48, 120, 180 असंगत का पता लगाना है। तो अगर हम देखें तो 2 और 2 4, यानी यहाँ पे कुछ और ही अलग लॉजिक होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इसमें अगर देखा जाए तो 12, और इसमें अगर देखा जाए तो कितने का फर्क है? तो 48 और 2 यानी 72 का फर्क होना चाहिए। इसमें कितने का फर्क होना चाहिए? 72 का। यानी इससे इसको हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस नहीं है। अब स्क्वायर देख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है ये क्या? हाँ हो सकता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। और क्या कह सकते हैं इसको? 1 का स्क्वायर गुणा 2 भी कह सकते हैं। इसको आ जाओ, इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर गुणा 1 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर गुणा 1। इसको क्या लिखेंगे? तो 3 का स्क्वायर गुणा 4। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 तिया 48, 3। और ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर गुणा 8, सॉरी ये 5 का स्क्वायर ना होकर अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो 36, यानी 6 का स्क्वायर गुणा 5, 5 भी नहीं होगा। यानी ये क्या होना चाहिए? 5 का स्क्वायर गुणा 6, 5 का स्क्वायर गुणा 6। अगर इसको लगाते हैं 5 का स्क्वायर गुणा 6, 4 का स्क्वायर गुणा 3, 2 का स्क्वायर गुणा 1, 1 का स्क्वायर गुणा 2, यानी 5 का स्क्वायर गुणा 6। तो यहाँ पे 125 छिक्का 150, 150 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 का स्क्वायर गुणा 5 क्या हो रहा है? 36 गुणा 5 कितना होता है? 180। हाँ ठीक है। यहाँ पे लॉजिक हो रहा है कि 1 का स्क्वायर और 1 से बड़ी संख्या 1, 2, फिर 2 का स्क्वायर उससे छोटी संख्या, यानी इवन में एक बड़ी संख्या का गुणा और ऑड में एक छोटी संख्या का गुणा। 3 का स्क्वायर गुणा 4, 4 का स्क्वायर गुणा 3, 5 का स्क्वायर गुणा 6, तो 6 का स्क्वायर गुणा 5। तो गलत कौन सा है? 120 इसमें गलत है। ये टिपिकल क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना क्या किया है। मतलब जो सीरीज बन रही है वो ये बन रही है, 1 का स्क्वायर गुणा 2 मतलब 1 से बड़ी संख्या का, और 2 का स्क्वायर गुणा 1 इससे छोटी संख्या। तो ऑड में बड़ी संख्या का गुणा
और इवन में एक छोटी संख्या का गुणा। तो 3 का स्क्वायर तो ऑड में एक बड़ी संख्या का गुणा तो 4, और 4 का स्क्वायर तो गुणा 3, 5 का स्क्वायर तो गुणा 6, 6 का स्क्वायर तो गुणा 5। ये लॉजिक चल रहा है इसमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन आपके थे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए मॉक टेस्ट के साथ। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, आप बस इनको समझते चलो, अपनी आंखों से निकालते चलो कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा रहा है, कैसे सोचा जा रहा है, बस वही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और चैनल पे नज़र अपनी बनाए रखिएगा ताकि जो भी नया आप तक पहुंचाना चाहते हैं हम वो पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।